प्रिय विद्यार्थियों सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? सबसे पहले मैं ज्ञान दीक्षा क्लासेस के डिजिटल मंच पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी कि इंग्लिश को सीखने के लिए कौन कौन से स्टेप से हमें गुजरना होगा ताकि हमारी अंग्रेजी है वो मजबूत हो जाए। और इसी कड़ी में हमने पढ़ा था कि अंग्रेजी के दो पार्ट होते हैं, एक होता है ग्रामेटिकल पार्ट, दूसरा होता है कंपोजिशन पार्ट। अब ग्रामेटिकल पार्ट की मैंने कहा था कि ग्रामेटिकल पार्ट की चर्चा किए बगैर कंपोजिशन करना बिल्कुल आसान नहीं है। तो ग्रामेटिकल पार्ट में से हमने देखा था कि कौन कौन सी चीज़ें थी, वो आप पिछला वीडियो जाकर के यूट्यूब पर देखें, उसमें सारी चीज़ें एक विस्तृत रूप से बताई गई है। आज उसमें से पहले हमने ग्रामेटिकल पार्ट में से पहली जो बिंदु थी हमारा, वो पहला बिंदु था वोकेबुलरी। पहला बिंदु था वोकेबुलरी, जिसको कहते हैं हम हिंदी में बच्चों शब्दकोश। क्या कहते हैं? शब्दकोश। और इस शब्दकोश के बारे में मैंने कहा था, जो भी आपको नग्न आंखों से दिखाई देता है ब्रह्मांड में, जो भी सुनाई देता है, जो भी आप महसूस करते हो, उनको हिंदी और अंग्रेजी में क्या कहते हैं, उसको हमने कहा था शब्दकोश। ये शब्दकोश आप कैसे सीखोगे? ये डिक्शनरी लेके आए आप, और डिक्शनरी में बहुत सारी चीजें दी हुई होगी। उसके अलावा मिनी डायरी भी आती है अलग अलग नाम से। आप किसी पुस्तक भंडार पर जाकर के इसको खरीदें और उसके अंदर बहुत सारी चीजें दी होगी, उसको पढ़ें, तो आपका जो वोकेबुलरी या शब्दकोश है पहला टॉपिक ये पूरा हो जाएगा। ठीक है। दूसरा टॉपिक था बच्चों हमारा, वो ये था कि वर्ब्स। वर्ब्स को हिंदी में बच्चों क्या कहते हैं? क्रियाएं। क्या कहते हैं? क्रियाएं। अब हमने कहा कि अंग्रेजी पढ़नी है तो वोकेबुलरी होना जरूरी है, दूसरा क्रियाएं या क्रियाओं की पहचान होना जरूरी है। अब क्रियाओं की पहचान कैसे करेंगे? तो हमने सबसे पहले चर्चा की थी, आज हमारा टॉपिक है मूल रूप से वो है वर्ब्स। तो हम हेडिंग डालेंगे सबसे पहले वर्ब्स, या हेडिंग डालते हैं दूसरा टॉपिक जिसका नाम है वर्ब्स, और हिंदी में बच्चों इसको बोलते हैं क्रियाएं। क्या बोलते हैं? क्रियाएं। अब ध्यान दे, सबसे पहले किसी भी चीज की आपने देखा होगा, जब डॉक्टर के पास मरीज जाता है तो डॉक्टर सबसे पहले उसकी पहचान करता है, पूछता है आपके क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, क्यों? क्योंकि उसको पहचान करना है। पहचान करने के बाद में बिल्कुल दवाई लिखना आसान हो जाता है डॉक्टर के लिए। ठीक उसी प्रकार हमारी अंग्रेजी में जो वर्ब्स टॉपिक है, इस वर्ब्स की पहचान कैसे करेंगे? सबसे पहला मुद्दा है हमारा, वो है बच्चों पहचान। क्या है? पहचान, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में आइडेंटिफाई। क्या कहते हैं? आइडेंटिफाई। अब देखें आइडेंटिफाई कैसे कहती है, तो मैंने पहले भी बताया था पिछले वीडियो में। क्या बताया था? मैंने कहा हिंदी में संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को छोड़ करके जिन शब्दों के पीछे बच्चों क्या आता हो, ना आता हो, हिंदी में संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को छोड़ करके जिन शब्दों के पीछे ना आता हो, तो वो क्या कहलाएगी बच्चों? क्रियाएं। क्या कहलाएगी? क्रियाएं। कैसे कैसे समझेंगे हम? देखना, जैसे खाना, जैसे मैंने लिख दिया खाना, पीना, धोना, रोना, हंसना, कूदना, उछलना, खेलना, रोना, सोना। देख रहे हैं आप? मैंने कहा हिंदी में संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को छोड़ करके जिन शब्दों के पीछे ना आ रहा है, वो सारी क्या कहलाएगी बच्चों? क्रिया कहलाएगी। प्रिय विद्यार्थियों, क्या कहलाएगी? क्रिया। अब क्रिया कैसे? खाना पीछे ना आया, पीना पीछे ना आया, धोना पीछे ना आया, रोना पीछे ना आया, हंसना पीछे ना आया, कूदना पीछे ना आया, उछलना ना आया, खेलना ना आया। यानी संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को छोड़ करके जिनके पीछे ना आ रहा है वो क्या कहलाएगी? क्रिया है। तो बिल्कुल पहचान आसान है, आसान है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ध्यान दो बच्चों, जब हम इसकी पहचान कर पाएंगे तो आगे हमें समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी, ये बात बताती है ये सारी। अब आगे हम बात करेंगे बच्चों, हमने पहचान तो कर दी कि हिंदी में संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को छोड़ करके जिन शब्दों के पीछे ना आता है वो क्या कहलाती है बच्चों? क्रिया कहलाती है। तो हम सबसे पहले इसमें लिखेंगे पहचान में लिखेंगे हिंदी में
संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को छोड़कर जिन शब्दों के पीछे ना आता है उसे क्या कहते हैं विद्यार्थियों? क्रियाएं कहते हैं। यानी हिंदी में संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को छोड़ करके जिन शब्दों के पीछे ना आता है वे सारी क्या कहलाती है? क्रियाएं कहलाती है। ठीक है, अब कौन कौन सी क्रिया होगी उसके बारे में बताया गया, हंसना, खेलना, ना। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे बच्चों। तो मूल बात यह है कि क्रिया के अलग अलग फॉर्म होते हैं। इंग्लिश में क्रिया के अलग अलग फॉर्म होते हैं और इंग्लिश में हम क्रियाओं की चर्चा करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे, इन सबको मैं मिटा देता हूं। क्रिया के मूल रूप से 3 फॉर्म होते हैं। कितने? वर्ब्स के 3 टाइप्स होते हैं। कितने? 3 टाइप्स। यानी क्रिया के मूल रूप से 3 प्रकार होते हैं। इसको हम लिख सकते हैं कैसे? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्ब्स। अंग्रेजी हम लिखेंगे क्या? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्ब। क्रिया के मूल कितने फॉर्म होती है या रूप होते हैं? 3। कौन कौन से बच्चों? इधर ध्यान दो। ये फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। कौन कौन सी? फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, है ना। क्रिया के मूल रूप से 3 फॉर्म में होती है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। इसके अलावा एक होता है जिसको हम बोलते हैं इन्फिनिटिव वर्ब। क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव वर्ब। इन्फिनिटिव वर्ब क्या होती है? टू के बाद में जो वर्ब आती है, जैसे टू कट, काटना है, टू पुट, रखना है, टू प्ले, खेलना है ना, जिसे हम कहते हैं इन्फिनिटिव वर्ब। और 5वां जो रूप होता है बच्चों वो होता है जेरंड। क्या होता है? GRUND। जेरंड का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में क्या लगेगा बच्चों? ING। जैसे आप खेल रहे थे, मैंने बुलाया, तो ये कौन सा हो गया टेंस? कंटिन्यूज। कंटिन्यूज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगेगा बच्चों? ING लगेगा। इसको हम बोलते हैं फॉर्म के रूप में जेरंड। क्या बोलते हैं? जेरंड। आइए प्रिय विद्यार्थियों, विस्तृत रूप से इसकी हम चर्चा करते हैं। क्या करते हैं? विस्तृत रूप से हम इसकी चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा कर रहे हैं? वर्ब्स की। किसकी? वर्ब्स की। अब देखना, अब मजा आएगा पढ़ने में। मैं कोशिश करूंगा कि मेरे विद्यार्थियों को मेरी बात समझ में आए, मेरी पढ़ाई हुई हर एक चीज समझ में आए, और जहां कहीं समझ में नहीं आए तो आप मुझे पूछ सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई हेजिटेशन नहीं रखें। मैं डांटूंगा नहीं, मैं खुल करके आपको बताऊंगा, आपकी समस्या का समाधान करूंगा कि किस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं आसानी से, वो तरीका अपनाएंगे। मेरा पढ़ाना तभी सफल है जब विद्यार्थियों, मैं पढ़ा रहा हूं आपको समझ में आ रहा है तो मेरा पढ़ाना सफल माना जाएगा, अन्यथा ठीक नहीं है। ठीक है, तो हम वर्ब्स की फॉर्म के बारे में बात करेंगे ना। ध्यान दें, हमने कहा इसके कितने होते हैं? मूल रूप से 3 होते हैं, लेकिन टू के साथ वर्ब को जोड़ने से इन्फिनिटिव हो जाता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING जोड़ने से क्या हो जाता है? जेरंड हो जाता है। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और उसके बाद में लिखेंगे यहां सेकेंड फॉर्म,
उसके बाद में लिखेंगे थर्ड फॉर्म, उसके बाद में लिखेंगे इन्फिनिटिव वर्ब, और उसके बाद में लिखेंगे जेरेंड। क्या लिखेंगे बच्चों? इन्फिनिटिव के बाद में जेरेंड लिखेंगे। ठीक है। अब ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि ये पढ़ने से आपको अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी पढ़ना आसान हो जाएगी। क्योंकि आज से पहले हम जैसे किसी भी पहाड़ पर आपको चढ़ना है तो रास्ते से गुजरना होता है, रास्ते से जाओगे तो आसानी से चल पाओगे। तो ठीक इसी प्रकार ये अंग्रेजी को पढ़ना, बोलना, लिखना तीनों के लिए सीखना है बेहतरीन ढंग से, गलती ना हो इसी, तो इन क्रम से या इस क्रम से आपको गुजरना होगा। क्या करना होगा? गुजरना होगा। अब जैसे कौन कौन सी, जैसे हम लेते हैं, जैसे हम लिखते हैं EAT, क्या लिखते हैं? EAT। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? ईट। ईट का मतलब क्या होता है? खाना। क्या होता है? ईट का खाना। और अब इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है बच्चों? एट। एट का मतलब होता है खाया। जब पास्ट में फॉर्म वर्ब चाहिए हमारे को तो ईट की जगह क्या आएगा? एट। एट का मतलब होता है खाया। और थर्ड फॉर्म की हम बात करें तो इटन। इटन का मतलब होता है खा चुका है। क्या? खा चुका है। ठीक है। ईट का मतलब होता है खाना, एट का मतलब होता है खाया, इटन का मतलब होता है खा चुका है। ठीक है। अब इसका इन्फिनिटिव क्या बनेगा? टू ईट। क्या बनेगा बच्चों? टू ईट का मतलब होता है खाना है। नहीं खाओगे तो क्रिकेट नहीं खेल पाओगे। समझ रहे हो? नहीं खाओगे तो ऊर्जा नहीं आएगी, ऊर्जा नहीं आएगी तो क्रिकेट कैसे खेल पाओगे? पॉसिबल नहीं है। टू ईट का मतलब होता है खाना है, कंपलसरी है। और इसका जेरंड क्या बनेगा? तो जेरंड बनेगा ईटिंग। ईटिंग का मतलब होता है बच्चों खा रहा है। क्या होता है? खा रहा है। वह मैंगो खा रही है, वह पानी पी रहा है, वह नाच कर रहा है, वह लिख रहा है, वह जा रहा है। यानी जेरंड में ये सब चीजें आएंगी ना। और यहाँ ईटिंग का मतलब होता है खा रहा है। क्या खा रहा है? खाना हो सकता है, मैंगो हो सकता है, चॉकलेट हो सकता है, एप्पल हो सकता है, मस्क मेलन हो सकता है, वाटरमेलन हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो ये वर्ब के क्या हो जाएंगे बच्चों? फॉर्म हो जाएंगे। फर्स्ट फॉर्म होगी। अब दूसरा हम लेते हैं उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल हम समझने का प्रयास करें कि वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं और कौन कौन से वर्ब के कैसे कैसे फॉर्म होते हैं ना। चार पांचों फॉर्म कैसे होती है। दूसरा हम जैसे लेंगे कुक। कुक कुक को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? कुक एक वर्ब है, हिंदी में से बोलते हैं पकाना। क्या बोलते हैं? पकाना। तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? COKED, कुक्ड। कुक्ड का मतलब होता है पकाया। और इसकी थर्ड फॉर्म भी बच्चों क्या होती है? थर्ड फॉर्म भी कुक्ड होती है। कुछ ऐसी फॉर्म होगी जिसकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों फॉर्म एक जैसी होगी। कुछ ऐसी फॉर्म होगी जिसमें से सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होगी, फर्स्ट फॉर्म केवल अलग होगी। कुछ ऐसी फॉर्में होगी जिनकी फर्स्ट और सेकंड फॉर्म अलग होगी, थर्ड फॉर्म भी अलग होगी, यानी तीनों फॉर्म भी अलग अलग होगी। ठीक है। जैसे हमने लिखा फर्स्ट फॉर्म कुक, कुक का मतलब पकाना। इसकी सेकंड फॉर्म बच्चों होगी कुक्ड। कुक्ड का मतलब होता है पकाया। और इस थर्ड फॉर्म इसकी होती है कुक्ड। इस कुक्ड का मतलब होता है पका चुका है या चुकी है। पका चुकी है, वह चावल पका चुकी है,
होता है नहीं होता है? हाँ, अब इसको जब इसका इन्फिनेटिव वर्ब में बदलेगा तो इन्फिनेटिव क्या होगा? टू कुक। मैंने क्या कहा? इन्फिनेटिव वर्ब जब भी होगा टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, टू कुक। ठीक है, पकाना है। क्या होगा बच्चों? पकाना। समझ में आ रही है? समझ में आ रही है आसानी से? हाँ, बस समझ में आती है। पकाना है, नहीं पकाओगे तो भूखे मर जाओगे। चावल नहीं पकाओगे तो पेट खाली रहेगा, भूखे मर जाओगे, क्रिकेट खेला नहीं जाएगा, वही बात। ठीक है, तो पकाना है जरूरी है। और इसकी जेरंड है, वो जेरंड क्या बनेगा? COOKING। कुकिंग का मतलब होता है बच्चों पका रही है या पका रहा है। समझ में आया? समझ में आ रहा है? पका रही है या पका रहा है। लड़की होगी तो पका रही है, लड़का होगा तो पका रहा है, कोई भी हो सकता है ना। अब ध्यान दो, ये 1 नंबर होगी, ये 2 नंबर होगी, और ये 3 नंबर में फॉर्म देखो। एक और उदाहरण लेते हैं। कौन सा? जैसे मैंने कहा प्ले। क्या बच्चों? प्ले। प्ले का मतलब होता है खेलना। अब इस प्ले की जब सेकंड फॉर्म होगी तो PLAYED लगेगा, प्लेड। प्लेड का मतलब होता है खेला। ठीक है, और इसकी थर्ड फॉर्म होगी बच्चों, वो भी होगी PLAYED, प्लेड। प्लेड का मतलब होता है खेल चुका है। जब आप खेल करके थक जाएंगे और पुनः घर लौटेंगे तो आपकी माता जी बोलेंगी ये खेल चुका है। ठीक है, कोई देखने वाला मेरे जैसा भी देखेगा तो वो भी बोलेगा बच्चों खेल चुका है, क्योंकि खेल समाप्त हो गया है। ठीक है, अंधेरा पड़ गया, इसका कोई और कारण हो सकता है। अब इसका इन्फिनेटिव वर्ब बनाएंगे तो बच्चों क्या बनाएंगे? टू प्ले। क्या बनेगा? टू प्ले का मतलब होता है खेलना है। खेलना है जरूरी है, नहीं खेलोगे तो शारीरिक विकास रुक जाएगा। इसलिए रोजाना 1 घंटा, दिन भर नहीं, रोजाना 1 घंटा खेलना जरूरी है। समझ में आ रहा है? हाँ। अब आगे इसका जेरंड बनेगा, तो जेरंड कैसे बनेगा प्रिय विद्यार्थियों? जेरंड बनेगा PLAYING, प्लेइंग। प्लेइंग का मतलब होता है बच्चों खेल रहा है। खेल रहा है ना? वह खेल रहा है, क्या खेल सकता है? क्रिकेट खेल रहा है, वह वॉलीबॉल खेल रहा है, वह फुटबॉल खेल रहा है। समझ में आया? कुछ भी खेल रहा हो, लेकिन जेरंड के रूप में वह खेल रहा है या खेल रहा है होगा। ठीक है, अब इसका फोर्थ एग्जाम्पल देख लो। फोर्थ एग्जाम्पल कौन सा लें? जैसे उदाहरण के लिए DANCE क्या होता है? डांस। क्या होता है बच्चों? डांस। डांस का मतलब होता है नाचना। क्या होता है बच्चों? नाचना। अब इसकी सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी? तो हो जाएगा DANCED, डांस। ठीक है, इसका मतलब होता है नाचा। या की ध्वनि आएगी या आ की ध्वनि आएगी, नाचा। ठीक है, और इसका जब थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो भी प्यारे विद्यार्थियों DANCED, डांस आएगा, डांस। ठीक है, इसका मतलब होता है नाच चुका है। क्या होता है? नाच चुका है। ठीक है, अब इसका इन्फिनेटिव वर्ब बनाएंगे तो ये होगा टू डांस। क्या होगा? टू डांस, यानी नाचना है। क्यों? क्योंकि कार्यक्रम है, कहीं कार्यक्रम है, मेहमान आने वाले हैं, नाच के लिए तैयार नहीं हो तो क्या होगा? कार्यक्रम फेल हो जाएगा। इसलिए कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए नाचना है। ठीक है, आई हैव टू डांस, मुझे नाचना है। नहीं नाचेंगे तो मेहमान नाराज हो जाएंगे। क्या कहेंगे इनके स्कूल में? कोई डांस वाला ही नहीं मिला इनको कि कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। हैं? अब इसका जेरंड क्या होगा? जेरंड होगा बच्चों DANCI, हट जाएगा, ध्यान रखना।
ING। ये डांसिंग, ध्यान रखना इधर प्यारे विद्यार्थियों, जब भी इसका जेरेंड बनेगा तो पीछे आ रहा था ई, फर्स्ट फॉर्म के साथ ई हट गया, ई की जगह ING लग गया सीधा, है ना। तो ये हो जाएगा डांसिंग। डांसिंग का मतलब होता है बच्चों नाच रहा, नाच रहा है या नाच रहा था, कोई भी हो सकता है, वो टेंस पर निर्भर करता है। जब टेंस टॉपिक आएगा उसमें विस्तृत पढ़ेंगे कि कब है आता है, कब था आता है, कब कब होगा आएगा, ठीक है, समझ रहे हैं, यहां तक कोई दिक्कत। पांचवा उदाहरण ले लेते हैं बच्चों, पांचवा उदाहरण, पांचवा उदाहरण क्या है, और पांचवें उदाहरण में क्या समझेंगे बच्चों, कोई एक और वर्ड्स ले लेते हैं, कौन सी लेंगे, जैसे कट, कट, कट का मतलब होता है बच्चों काटना, क्या होता है, काटना, काटना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है, वो भी बच्चों क्या आएगी, कट ही आएगी। मैंने कहा कुछ ऐसी फॉर्म होगी जिसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फॉर्म सेम होगी, कुछ ऐसी होगी जिसकी फर्स्ट फॉर्म अलग होगी, सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होगी, और कुछ ऐसी वर्ब्स होती जिनकी फर्स्ट भी अलग होगी, सेकंड भी अलग होगी और थर्ड भी अलग होगी, मथुरा 3 लोग से न्यारी होगी। ऐसी भी कुछ वर्ब्स हमारे को देखने को मिलेगी, हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। इस कट का मतलब होता है काटा, क्या बच्चों, इसका अर्थ होगा काटा या काटा गया, ठीक है, या काटा गया, काटा या काटा गया, ठीक है। अब इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, थर्ड फॉर्म भी बच्चों कट होगी, क्या होगी विद्यार्थियों, कट। इस कट का मतलब होता है काट चुका है, काट चुका है, ध्यान रखना, इधर इधर ध्यान दो, काट चुका है। और इसकी इन्फिनिटिव वर्ब क्या बनेगी, टू कट, काटना है। शेर जब जाल में फंसा था तो चूहे को काटना जरूरी था, नहीं चूहा काटता तो शेर अंदर इधर घुट घुट के मर जाता, लेकिन बाहर नहीं निकल पाता, इसलिए टू कट काटना है, काटना था, समझ गए। और इसकी जेरेंड बनेगा, वो बनेगा CUT। अब ध्यान रखना, टी आया, टी के साथ एक और टी लग जाएगा, फिर ING, कटिंग। कटिंग का मतलब होता है काट रहा है या रही थी या रही हैं, ठीक है, काट रहा है या रही थी या रहे थे, ठीक है। तो इस कटिंग का मतलब है काट रहा है या काट रही थी, ठीक है। अब छठी फॉर्म ध्यान दो बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जब ऐसे ऐसे आप अंग्रेजी सीखते जाएंगे तो ऐसे लगेगा जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं आप अंग्रेजी में, बहुत लंबे लंबे छक्के मारोगे, लेकिन ये स्टेप आपको सीखने होंगे। इन स्टेपों को सीखोगे नहीं प्रिय विद्यार्थियों तो आप इस अंग्रेजी में बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना करोगे। आपको लगेगा अंग्रेजी से दुनिया में कोई कठिन है नहीं, मगर ये बात आप मैं बता रहा हूँ, इसी तरीके से आप सीखते सीखते आगे बढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा अंग्रेजी तो हिंदी से भी आसान है। हम तो ऐसे ही सोच रहे थे कि अंग्रेजी कठिन है, मगर कठिन वास्तव में नहीं है। आज तक हमने ऐसा पढ़ा नहीं, इसलिए हमें क्या लगी, कठिन लगी, ठीक है। अब ध्यान दो छठी फॉर्म, छठी फॉर्म में हम लेते हैं सिंग। सिंग का मतलब क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, सिंग का मतलब होता है गाना, क्या होता है, एक गाना। अब सिंग का जो सेकंड फॉर्म है वो क्या होगा, सेंग, क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों, सिंग का सेकंड फॉर्म सेंग होगा। सेंग का मतलब क्या होता है, गाया, क्या होता है, गाया। सेंग का मतलब गाना और सेकंड फॉर्म आएगी पास्ट में तो सेंग हो जाएगी, सेंग का मतलब होता है गाया। और इसकी थर्ड फॉर्म अलग होगी, ध्यान रखना, थर्ड फॉर्म होगी SUNG, संग। संग का मतलब होता है गा चुका है या चुकी थी। वो जब भी टेंस पढ़ेंगे उसमें है और थी वाला अर्थ वहां पढ़ेंगे, ठीक है। संग, मैंने कहा कुछ ऐसी वर्ब होगी जिसकी फर्स्ट फॉर्म अलग होगी, सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होगी, है। कुछ मैंने कहा ऐसी वर्ब होगी जिसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों सेम होगी। कुछ ऐसी फॉर्म्स होगी जिनकी फर्स्ट फॉर्म भी अलग होगी, सेकंड फॉर्म भी अलग होगी और थर्ड फॉर्म भी अलग होगी, मैंने बताया था। तो
तो ये आ गई उदाहरण के लिए सिंग, सैंग, संग। अब इसका जो इन्फिनेटिव वर्ब बनाएंगे तो बनेगा प्रिय विद्यार्थियों टू सिंग, यानी टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, इधर ध्यान दो, ठीक है। और अब इसका जेरंड क्या बनेगा? अब जेरंड क्या बनेगा प्रिय विद्यार्थियों? जेरंड बनेगा SING, सिंग फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा दिया, ये फर्स्ट फॉर्म सिंग, और इसके साथ में ये क्या लगा दिया हमने? ING, तो हो गया सिंगिंग। इसका मतलब होता है गा रहा है, गा रहा है, या गा रही है, या गा रहा था, या गा रही थी, ठीक है, टेंस के आधार पर, ठीक है। तो ये हमने प्रिय विद्यार्थियों ये पढ़ा कि दूसरा टॉपिक था वोकैबुलरी। मैंने कहा आप सेल्फ पढ़ के आए, किसी भी डिक्शनरी से पढ़ सकते हैं, किसी भी किताब से पढ़ सकते हैं, कोई भी मीनिंग डायरी मिल जाएगी आपको। उसके अलावा आप कहीं न कहीं पूछते रहिए जो भी विद्वान आपको मिलते हैं उनको। और उसके बाद में दूसरा टॉपिक था वर्ब्स, क्रियाएं, उसकी हमने चर्चा की, पहचान के बारे में, कैसी पहचान है, और पहचान के बाद में कौन कौन से रूप होते क्रिया के, इनके बारे में हमने चर्चा की। ये हमारा दूसरा टॉपिक। यहाँ तो बहुत सारी वर्ब्स ऐसी आप ढूंढ के लाए, जब भी घर आए वापस स्कूल से तो उन किताबों में, उन बुक एक्सीलेंट की किताब आती है उसमें, ठीक है, ग्रामर की किताब आती है, कुछ हो लाइए होते भी उसमें से ढूंढे, कोई और मीनिंग डायरी लाए तो वहां से ढूंढिए। ये फॉर्म आपको बहुत सारी फॉर्म, जैसे मैंने तो ये उदाहरण के तौर पर आपको बताइए, इसके अलावा बहुत सारी वर्ब्स भी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो उनको आप बेहतरीन ढंग से सीखें। अगला जब टॉपिक होगा नेक्स्ट एपिसोड में, वो नेक्स्ट एपिसोड में हमारा टॉपिक होगा टेंस। फिर हम टेंस से पढ़ेंगे खेलना कूदना, कैसे खेल रहे हैं, कैसे नहीं खेल रहे हैं, कैसे सेंटेंस बनेगा, कोई भाग रहा है तो कैसे, कोई पकड़ रहा है तो उसका सेंटेंस कैसे बनेगा, कोई खा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, अलग अलग विद्वानों का काम होता है। तो सारे काम ये विद्यार्थियों हम इस नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ने वाले हैं टेंसेज के माध्यम से, ठीक है। टेंस क्या होता है, टेंस को कैसे पढ़ाया जाता है, टेंस कौन कौन सा पहले पढ़ना है, ये सारी चर्चाएं विस्तृत रूप से चर्चा हम टेंस वाले टॉपिक में नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ेंगे। आज तक के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।